हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपकी जो वीडियो है वो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ये कहाँ पर लगेगी। यहाँ से आइए, आपका पेपर नंबर है आपका 3rd, पार्ट है उसका A, यूनिट है आपकी 2 और उसका टॉपिक आप देखेंगे उसमें लिखा है कि बेरोज़गारी। ठीक, तो इस बेरोज़गारी की जो बात है मतलब अपने आप में एक टॉपिक है बेरोज़गारी। ठीक, वो बेरोज़गारी को कभी भी 11 नंबर पर भी पूछ लेता है, कई बार वो 3 नंबर में भी पूछ लेता है, सॉरी अब तो 2 में पूछेगा, और कई बार 7 में भी पूछ लेता है। तो इसको हम ऐसे पढ़ लेंगे ताकि ये पूरा हमारा 11 नंबर पे कवर हो जाए। अब 11 में नहीं पूछेगा, अब 10 में पूछेगा वो, तो जिससे हमारे 2 नंबर वाले, 7 नंबर वाले और 10 नंबर ये तीनों कवर हो जाएं। ठीक, अगर इन तीनों में भी अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो ये आंकड़े और सुझाव उन सब में हम लगा सकें, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे आज हम। ठीक, तो सबसे पहले हम न्यूज पढ़ेंगे कि न्यूज क्या है। यहाँ से आइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, मतलब ये आपके एमपी की ही बात हो रही है। ठीक, कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रदेश में गेहूं का रकबा, ये सब हमारे काम का नहीं है। इसमें से हमें जो उठाना है इस न्यूज में से वो निकालना है हमें आपकी बेरोज़गारी दर की बात। ठीक, तो इसमें एक तो आपका पढ़ाई का भी डाटा दिया गया है जो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर है, जिसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। इसमें जो कवर करेंगे हम वो करेंगे बेरोज़गारी का डाटा। अब इसमें कहाँ से आते हैं ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है शिक्षा और रोज़गार, ये दोनों की बात करता है। तो शिक्षा को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें देखेंगे हम रोज़गार। इसमें बेरोज़गार की बात हो रही है। ठीक, तो इसमें लिखा है कि दूसरी ओर आर्थिक सर्वे में कई ऐसे तथ्य भी आए हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी का सबब दिख रहे हैं। साल देखो, इसमें बात की गई है साल 2023 और 24 की। ठीक, रोजगार कार्यालयों से 3 पॉइंट, ठीक, 34 लिखा हुआ है, ये नए बेरोजगार लोग जुड़े हुए हैं। देखो ये डाटा कहीं और का नहीं है, ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है 2023-24 का है। और ये कहाँ से उठाया है आर्थिक सर्वेक्षण वालों ने ये डाटा? ये आपका उठाया है आपका रोजगार कार्यालय। ये क्या है अब ये रोजगार कार्यालय? आपने देखा होगा जब कभी आप MPPSC या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं तो उसमें आपका रोजगार पंजीयन मांगा जाता है कि आप बेरोजगार हैं या फिर आपके पास में रोजगार उपलब्ध है। ठीक, तो ये वहीं के आंकड़े हैं रोजगार कार्यालय के 23 और 24 की बात हो रही है, जिसमें कितने अभी नए वाले की बात हो रही है 3.34 लाख नए रोजगार। मतलब कि बनी बात है कि ये बेरोजगार लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोगों के पास में किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। ठीक, तो ये रोजगार का आंकड़ा हम यहाँ से निकालेंगे बेरोजगारी का। इसी के साथ में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर, एक तो ये डाटा बताया है इन्होंने कि टोटल कितने नए बेरोजगार लोग जुड़े हैं, दूसरा इनकी संख्या जो है पहले कितनी मतलब बढ़कर कितनी हो गई। अब जितनी भी रही हो उसका तो अपन को कोई लेना देना नहीं, ये वर्तमान आंकड़े की बात हो रही है। तो वर्तमान में कितने हो गए हैं इनकी संख्या 33.13 लाख की बात ये करते हैं। ठीक, तो ये 2 आंकड़े हम यहाँ से उठा लेते हैं। इसी के साथ में राज्य का राजकोषीय घाटा, ये हमारे काम का नहीं है। 2-3 बातें यहाँ से निकाल ली हमने कि एक तो बेरोजगारी दर कितनी, बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है और नए वाले कितने हो गए हैं, ये हमारे काम का है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इधर से आते हैं, यहाँ पर भी वही रोज़गार की ही बात हो रही है, बेरोज़गारी की है ना। तो बेकट होती रोज़गार चुनौतियाँ। सर्वेक्षण के अनुसार युवा बेरोज़गारी का स्तर बढ़ा है, यह बीती तिमाही के, मतलब देखो हमें तिमाही 6 माही से कोई मतलब नहीं, हमें पूरा 1 साल का ही डाटा याद करना है ना। ये सिर्फ न्यूज़ एक बार पढ़ लोगे तो आपको बेरोज़गारी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे क्या आकलन इसका किया जाता है। ठीक, तो बीती तिमाही के 16.5% से बढ़कर चौथी तिमाही में 17% हो गए। मतलब पिछले 3 महीने में इतनी थी भैया, ये 16% थी, 16.5%। और अगले ही चौथे महीने में जैसे ही एंटर किया वो 17 हो गई भाई, बढ़ के 16 से कितनी हो गई 17। ठीक, तो ये हो गया आपका। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस आयु वर्ग के लोग पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, मतलब एक ऐसा आंकड़ा है जो मतलब बिल्कुल न्यू फ्रेशर हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे अभी 12th पास आउट हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन हुआ है, अब उनको तो भैया अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं वो जाके, तो उनको सबसे पहले यही मांगा जाता है कि आपके पास में रोजगार पंजीयन है, उसमें रजिस्टर्ड हैं आप या नहीं है। तो ये ऐसे लोगों की बढ़ोतरी हुई है, चौथे महीने की बात हो रही है, चौथे तिमाही में बढ़ गए हैं ये लोग। ठीक, रोजगार पंजीयन के तहत। अब यहाँ से देखते हैं कुछ चीज़ें हमारे इंट्रो में भी निकल जाती हैं। यकीनन यह समय बेरोजगारी देश की प्रमुख आर्थिक सामाजिक चुनौती है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
NSO द्वारा जारी असंगठित क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित आंकड़े के अनुसार ये पुराना डाटा दे रहे हैं, लेकिन ये 2-3 लाइनें हमारे काम की हो जाती हैं कि यकीनन इस समय बेरोजगारी देश की प्रमुख आर्थिक और सामाजिक चुनौती है, ठीक। और ये किसके अनुसार बता रहे हैं? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार बता रहे हैं। अब यहाँ से आते हैं, ये पूरी हमारे काम की नहीं होती हैं, ठीक ना, कुछ चीज़ें हमारे काम की होती हैं। अब यहाँ से आइए, इन्होंने बेरोजगारी के मामले में महिलाओं की स्थिति भी बताई है कि महिलाओं में बेरोजगारी इतनी बढ़ क्यों रही है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को आपने देखा होगा D.Ed B.Ed की तरफ ज़्यादा भागती हैं। अब भैया सभी को तो D.Ed B.Ed में नौकरी नहीं मिल सकती ना, क्योंकि वो तो लिमिटेड पद देते हैं, उसमें लिमिटेड पोस्ट होती हैं किसी भी एग्ज़ाम में, है ना। तो महिलाओं को भी अपना रुख बदलना होगा और प्रत्येक सेक्टर में जाने का प्रयास करना होगा। किसी एक सेक्टर में ही महिलाओं को मूल रूप से रोजगार नहीं मिल सकता है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि भारत की प्रौद्योगिकी कार्यबल में केवल कितनी 36% महिलाएं हैं, ठीक ना। आपकी जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है इसमें मात्र 36% हैं और पुरुषों का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक। अब विश्व बैंक क्या कहता है? विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रौद्योगिकीविदों में, मतलब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की केवल 14% भागीदारी है। ये भी बेरोजगारी का आंकड़ा है भैया। जब आपके पूरे आंकड़े का आकलन होता है ना, तो उसको 100 में से होता है वो, ठीक। अब 100 में से अगर अपन करेंगे तो 14% ही महिलाएं आ रही हैं, तो भैया ये तो बेरोजगारी वाली ही स्थिति है ना, कि 14% ही महिलाएं सामने आ रही हैं। तो ये महिलाओं से संबंधित आंकड़ा भी पेश कर रहे हैं। ये भारत के बड़े अवसरों के लिए महिलाओं की कम भागीदारी चुनौतीपूर्ण है। मतलब भारत की, आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारे यहाँ अंतरिक्ष जैसी चीज़ें पता नहीं कब से चल रही हैं, लेकिन अंतरिक्ष पर पहली बार किसी रोवर को संचालित करने वाली पहली महिला अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। वो अभी भी पहली ही महिला बनी है, जबकि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और वो अभी पहली महिला बन पाई हैं। तो अंदाज लगा सकते हैं आप कि ये जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है वहाँ पर भी महिलाओं का योगदान अभी भी बहुत कम है। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से ये सरकार को बड़े स्तर पर, मतलब ये कुल मिला के अपने सुझाव दे रहे हैं। पहले यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या सुझाव इन लोगों ने दे रखे हैं इतनी बेरोजगारी को कम करने के लिए। अब सरकार को देश में वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना की रफ्तार बढ़ाकर नए तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके सृजित करने की डगर पर आगे बढ़ना होगा। मतलब नए तकनीकी कौशल की बात हो रही, जैसे कि AI, ठीक ना। उसी के साथ में लिखते हैं कि उच्च कौशल, श्रम लागत, प्रतिभा, मूल्य निर्माण जैसी भारत की विशेषताएं दुनिया में अधिक प्रचारित और प्रसारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में और ज़्यादा GCC स्थापित करने के लिए प्रेरित करना होगा। देखो, जो भारत के अपने यहाँ तो इतनी टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो रही है और होने की कगार पर है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को भी तो शिक्षित करना जरूरी है। पता चला अपने यहाँ, जब अपने यहाँ एक संरचना बन के तैयार होगी तब जाके हमें वहाँ पे तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण देना शुरू हो पाएगा। तब तक के लिए भारत क्या कर सकता है? जब तक हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार होगा तब तक हम बेरोजगारी को तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तब तक क्या कर सकता है भारत कि जो देश विदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनको अपनी तरफ आकर्षित करें और बच्चों को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर सकता है भारत। एक ये दिया है इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जिसमें उच्च कौशल प्रशिक्षित क्षमता कार्यरत, ये तो फालतू की बात करते हैं, ये पूरी तो हमारे काम की नहीं होती है। अब यहाँ से आ जाते हैं कि यहाँ ये अब सरकार को बड़े स्तर पर रोजगार पैदा कर सकने वाली परियोजनाओं के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ठीक। आप हर समय सिर्फ अन्य प्रोत्साहन योजना, मतलब जमाने भर की जो योजनाएं आप दे रहे हैं भैया, उसमें रोजगार वाली योजनाएं, बड़ी परियोजनाएं, जिसमें जैसे कि एक बड़ी परियोजना चल रही है, एक परिवार एक नौकरी, इस तरह की और योजनाओं का आना जरूरी है ना। तो इस तरह की बड़ी परियोजनाओं की विचार करने की आवश्यकता है। इस समय रोजगार चुनौतियों के मद्देनजर राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही स्तरों पर लोक निर्माण कार्यक्रम का रोजगार बढ़ना जरूरी है। ये अपने आप में सुझाव दे रहे हैं, ठीक। मनरेगा के तहत शहरी बेरोजगार को भी योजना बनाने की ज़रूरत है। देखो, ये जो मनरेगा वाली योजना है ना, ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है भैया। बेरोजगारी तो सभी जगह है यार, ग्रामीण हो चाहे शहर हो, ठीक ना। तो ये आप जो मनरेगा वाली स्थिति, जो मनरेगा वाली योजना है, वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र पर जो चला रहे हो ना, वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही पर्याप्त नहीं है। शहर में भी बेरोजगारी फैल रही है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए भी ये मनरेगा वाली स्थिति, मनरेगा वाली योजना का
मनरेगा वाली योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होगा और शहरी बेरोजगारी को दिमाग में रखकर ही योजनाएं शहर के लिए बनाने की ज़रूरत है। किसके तहत? मनरेगा के तहत बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक, सरकार को विनिर्माण सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। साथ ही अप्रशिक्षित लोगों को, श्रमिकों को नई तकनीकी से प्रशिक्षित करना होगा। जो ऐसे लोग हैं जिनको तकनीकी का उपयोग करना नहीं आता है भैया, उनके लिए आप ये काम करें कि उनके लिए अलग से कुछ ऐसी योजना, जैसे स्टार्टअप हो गया है ना। अभी आपने देखा होगा अपने मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना चलाई थी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंतर्गत। उसमें बहुत सारे बच्चों को ITI के तहत प्रवेश मिल रहा था कि जिसको जो सीखना है वो सीखो, है ना। तो इस तरह की योजनाओं का आना बेहद ज़रूरी है। जो अप्रशिक्षित रह गए हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, जिनको टेक्निकल चीज़ें नहीं आती हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए कुछ ऐसी योजनाओं का आना भी ज़रूरी है। ठीक, ये होती हैं आपकी दो न्यूज़। एक यहाँ से थी जहाँ से हमने बेरोज़गारी का डाटा उठाया है, ठीक। दूसरा यहाँ से थी, यहाँ से भी हमने कुछ डाटा उठाया है। दूसरी बात, अब लास्ट आते हैं कि आपको मैंने ये पहले बता दिया था कि कहाँ पर लगेंगे। पेपर नंबर 3 पार्ट ए यूनिट 2 उसका चैप्टर जो है बेरोजगारी। अब कहाँ से लिया है हमने ये आंकड़ा? आर्थिक सर्वेक्षण 2024 की बात हो रही है। ठीक, अब इनके आंकड़े देख लेते हैं कि क्या कैसी स्थिति है। हैंड रिटन पर लगा दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। रोजगार कार्यालय में कितने बेरोजगार आए हैं भैया नए वाले? 33 पॉइंट ऐसे करके 13 लाख बेरोजगार। ये क्या है? बेरोजगारी का आंकड़ा है। अगर आप चाहें तो इसको इंट्रो में लगाएं या फिर आंकड़े ही प्रस्तुत कर दें कि वर्तमान में ये हमारे यहाँ पर परिस्थिति बनी हुई है। नए बेरोजगार कितने शामिल हो गए भैया? इनकी बढ़ोतरी कितनी हुई है? 3.34 लाख लोग बेरोजगार नए वाले निकल कर आ गए हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। ठीक ना। इसी के साथ में महिलाओं में क्या स्थिति है बेरोजगारी की? भारत में प्रौद्योगिकी कार्यबल में 36% महिलाएं बस शामिल हैं। दूसरा, वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकविद में केवल 14% महिला हैं। ये क्या है? ये बेरोजगारी का ही डाटा है कि महिलाओं की स्थिति इतनी कम दर्ज हो रही है। महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व क्षमता है वो इन सेक्टर में बिल्कुल कम है। तो ये महिलाओं के संदर्भ में भी एक डाटा बता सकते हैं आप। बेरोजगारी में सभी शामिल होते हैं, पुरुष भी शामिल होते हैं, महिला भी शामिल होती है। अगर महिलाओं के डाटा समेत अगर हम प्रस्तुत करें तो वहाँ नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे कि किस सेक्टर में कितने प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी अभी वर्तमान में है। अब सुझाव क्या हो सकते हैं? अब हैंड रिटन पर वो भी देख लेते हैं। AI आधारित कौशल तकनीक को विकसित करना होगा। उच्च कौशल और कम लागत प्रतिभा मूल्य जैसी भारत की विशेषताएं दुनिया में अधिक प्रसारित कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में स्थापित करने हेतु आकर्षित करना होगा। हम पूरे विश्व में पहले नंबर पर आबादी के मामले में आ रहे हैं। दूसरा, मोदी जी हमसे कहते हैं सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारे भारत में, तो उस युवाओं को बेरोजगार मत रखो और उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं भी दो ताकि बच्चे की जीवन प्रत्याशा तो चले ही, साथ है जीविका भी उसके साथ में चलती रहे। ठीक, तो क्या करें आप? उसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में स्थापित करने का मौका दें। ठीक ना। आपने देखा होगा कि आपके जो दक्षिण भारत के तहत बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को लेना चाहती हैं कि हिंदी मीडियम वाले वर्कर उनको आवश्यकता है। लेकिन अब हमारे यहाँ के भाई, अब पूरा का पूरा राज्य हमारा मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है। ठीक, अब पूरा का पूरा तबका उठ के तो वहाँ चला ना जाएगा भैया तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि वो प्रवसन के अंतर्गत आ जाता है, पलायन के अंतर्गत आ जाता है। तो अगर आपको वर्क करने की आवश्यकता है, अगर आप ऐसे वर्कर चाहते हैं जिनको हिंदी वाली मतलब भाषा बहुत अच्छे से आती हो, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आपका कर्नाटक के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको हिंदी वर्कर्स की ज़रूरत है। तो उनकी कंपनियों को आप अपने यहाँ पर स्थापित करने का मौका दें, जिससे आपके यहाँ की बेरोजगारी कम होगी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक ना, उनको स्थापित करने के लिए भी अपन आकर्षित कर सकते हैं, विदेशों की भी, और आपके अलग अलग राज्यों में जिस जिस चीज़ की डिमांड है उनको भी हम स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ की बेरोजगारी कम हो सकती है। मनरेगा की तरह शहरी बेरोजगारों के लिए भी योजना बनाने की ज़रूरत है। ये जो आपकी मनरेगा है भैया, वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों पर चलती है। ऐसी ही योजना शहरी क्षेत्र पर भी बनाओ, वहाँ पर भी तो बेरोजगारी है। तो एक ये सुझाव हम दे सकते हैं। सरकार को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से आगे आना होगा। सेवा क्षेत्र जैसा कि आपका पर्यटन, ठीक। अब प्रत्येक व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को घूमना फिरना बड़ा पसंद होता है, तो इन सबसे रिलेटेड नीतियाँ भी बनाना जरूरी है। जैसे कि कान्हा किसली आपका देखा होगा मंडला के अंतर्गत, वहाँ पर बैगा महिलाओं को ना
गाइड के रूप में नियुक्त कर रहे हैं और उनको अच्छी खासी सैलरी दी जा रही है। तो ये मतलब एक ऐसी है कि वो बेरोजगार भी नहीं रहेंगे और वो अपने मन मुताबिक भी काम करेंगे। अब क्योंकि उनको जंगलों में घूमना फिरना बड़ा पसंद रहता है, तो रोजगार भी मिलेगा, साथ में उनको उसी क्षेत्र में ही बेरोजगार मिल जाएगा, जिससे पलायन नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो इस तरह की रणनीतियाँ जरूर करें कि जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं, इनमें उसी क्षेत्र के युवाओं को शामिल करें टूरिस्ट गाइड के तौर पर। तो बेरोजगारी को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ठीक, सेवा क्षेत्र के बारे में बात हो रही थी पर्यटन की में। अप्रशिक्षित श्रमिकों को नई तकनीकी से प्रशिक्षित करें, वही कि जिनको नहीं आ रही है उनके लिए कुछ छोटे छोटे क्रैश कोर्स हो गए, आपके जो पेड कोर्स चलते हैं, इन सब के तहत बच्चों को प्रशिक्षित करने का प्रयास भी आप कर सकते हैं। तो ये रही आपकी न्यूज़। यहाँ से एक बार अगर आंकड़े आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2-3 प्रकार के आंकड़े मिक्स हो गए हैं। तो जो आपके मतलब के थे बेरोजगारी को लेकर, वो मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं, और कुछ सुझाव यहाँ से थे जो यहाँ से निकाल के दे दिए हैं, और कुछ चीज़ें आपकी यहाँ से लग सकती थी वो भी निकाल दी हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक अलग से रजिस्टर ही बनाइए आप लोग अपना मेंस करेंट को लेकर, और उसी में नोट करिएगा, तब जाके आपको याद रहेंगे। अगर ये अलग अलग नोट करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। या फिर जिस यूनिट की ये बात हो रही उसी वाले यूनिट के नोट्स में ही बाजू में ये नोट करें, तब आपको इसमें हेल्प मिल पाएगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।